Assalamu alaikum, dear viewers. In previous lecture, we have discussed the causes of Cold War. That why did Soviet Union disintegrate? So today, our topic of discussion is what were the major consequences of the disintegration of the Soviet Union for countries like India, or describe the consequences of disintegration of the Soviet Union on world politics. मीन्स सोवियत यूनियन या जिसको हम यूएसएसआर कहते थे या प्रेजेंट में जिसको हम रशिया कहते हैं, उसके डिसइंटीग्रेशन यानी जो टुकड़े हो गए 91 में, उससे क्या असर दुनिया की पॉलिटिक्स पे पड़ा, ये आज के टॉपिक में हमें डिस्कस करना है। तो इससे पहले कि हम इस और टॉपिक को आगे बढ़ाएं, आप हमारी सीरीज़ एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th देख रहे हैं। ये राकिब ज़िया की चैनल है जिस पे हर एक क्लास के लिए हम लेक्चर्स अवेलेबल रखते हैं। साथ ही स्टडी मटेरियल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कि सोवियत यूनियन जो डिसइंटीग्रेट हुआ 91 में, जिसको आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, इससे क्या असर पड़ा वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। तो नंबर 1 जो है, the collapse of Second World of the Soviet Union and the socialist system in Eastern Europe had profound consequences for the world politics. Three broad kinds of enduring changes that resulted from it are: number 1 जो उसमें है end of Cold War. The biggest implication of the collapse of Soviet Union was the end of the Cold War. सबसे बड़ा जो इसका असर पड़ा, इससे जो चेंज आई वर्ल्ड में, वो था एंड ऑफ कोल्ड वार। जो कोल्ड वार रशिया और यूएसए के दरमियान था, उसका एंड हुआ। द आइडियोलॉजिकल राइवलरी बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म केम टू एन एंड। और जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान कंपटीशन चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, जैसे यूएसएसआर में वाले सोशलिज्म को प्रमोट करते थे और अमेरिका वाले जो है कैपिटलिज्म को प्रमोट करते थे, वो चीज़ भी बंद हो गई। The ideological conflict had led to the evolution of military alliances like NATO, SEATO, CENTO led by USA and Warsaw Pact led by Soviet Union. इस आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट की वजह से अमेरिका ने नेटो बनाया था, सीटो बनाया था या सेंटो बनाया था, यानी ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, और सोवियत यूनियन ने वारसा पैक्ट बनाया था। It had triggered a hostile arms race and accumulation of nuclear weapons by the two blocs. The end of the Cold War made the end of arms race possible and establishing new peace. इन मिलिट्री अलायंस की वजह से दुनिया का ऐसा माहौल बन चुका था कि कभी भी एक न्यूक्लियर वार हो सकती थी। लेकिन जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो कोल्ड वार भी ख़त्म हुआ, और ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जो था, न्यूक्लियर थ्रेट जो थी, थर्ड वर्ल्ड वार के जो चांसेस थे, वो भी इसके साथ ख़त्म हुए और दुनिया में नया पीस का माहौल कायम हुआ। सेकंड इज़ एंड ऑफ आर्म्स रेस। ये दोनों सुपर पावर्स क्या करते थे, हर दिन नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते थे। एक दिन यूएसए वेपन बनाता था और दूसरे दिन यूएसएसआर एक नया वेपन बनाता था। इस तरह से इनके दरमियान कंपटीशन लगा था आर्म्स यानी वेपन्स बनाने का। द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज नॉट एन इशू एनी मोर, सिंस दिस डिस्प्यूट हैज engaged the military of two blocs had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons and had led to the existence of military blocs. The end of the confrontation demanded an end of this arms race and a possible new peace. तो आर्म्स रेस की वजह से जो वर्ल्ड का एनवायरनमेंट बना था कि दोनों जो सुपर पावर्स थे वो न्यूक्लियर वेपन्स का ज़ख़ीरा जो है अपने पास जमा रखते थे और अपने मिलिट्री अलायंस को भी कहते थे कि आप भी तैयार रहो, कभी भी वॉर हो सकती है। तो ये चीज़ भी ख़त्म हुई। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड एंड देयरफॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस आल्सो चेंज्ड। तो दुनिया का सारा सिस्टम बदल गया। बाइपोलरिटी यानी दो पोल्स बने थे। हम कह सकते हैं कि द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। एक ब्लॉक को लीड कर रहा था यूएसए और दूसरे ब्लॉक को लीड कर रहा था यूएसएसआर। तो ये चीज़ भी ख़त्म हो गई। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर लेफ्ट ओपन ओनली टू पॉसिबिलिटीज़।
Either the remaining superpower would dominate and create a unipolar world, or different countries or groups of countries could become important players in the international system, thereby bringing in a multipolar system where no one power could dominate. As it turned out, the US became the sole superpower. तो एंड ऑफ बाइपोलरिटी से क्या हुआ, या तो अमेरिका ही दुनिया का सुपर पावर बना, या जो बहुत सारी और कंट्रीज थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्होंने बाद में नेम बनाया, तो इस तरह से मल्टीपोलरिटी आई। तो अब जो वर्ल्ड में है अकेले अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, बल्कि बहुत सारे ब्लॉक्स बने, चाइना का ब्लॉक, यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ब्लॉक। तो इस तरह जो वर्ल्ड डिवाइड था दो हिस्सों में, अब ये चीज़ ख़त्म हो गई। सुपीरियॉरिटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म सिस्टम। तो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी जो है इन दोनों को सुपीरियॉरिटी मिली, क्योंकि अभी तक जो सोशलिज्म था बहुत सारी कंट्री सोशलिज्म को अपनाते थे, लेकिन अब सारी जगहों पे कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया और साथ ही डेमोक्रेसी। क्योंकि जो सोवियत यूनियन की पॉलिसी थी वो थी सिंगल पार्टी सिस्टम, वो कम्युनिस्ट पार्टी को प्रमोट करते थे। उनके यहाँ डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कैपिटलिज्म, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। लेकिन अब जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो अब दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का एक नया दौर शुरू हुआ। Disintegration of Soviet Union established the superiority of capitalism and open market. Majority of the Union republics of Soviet Union who became independent countries had adopted the democratic and capitalist system. तो जितने भी देश यूएसएसआर से अलग हुए, जैसे यूक्रेन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो इन सब ने डेमोक्रेटिक सिस्टम और कैपिटलिज्म सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। Even China has adopted many principles of प्राइवेट इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम, और चाइना ने भी अपने यहाँ प्राइवेटाइजेशन और कैपिटलिज्म को प्रमोट करना शुरू किया। फॉलोइंग यूएसएसआर, इंडिया अडॉप्टेड प्लानड इकोनॉमी इन द बिगिनिंग। पहले हिंदुस्तान ने भी रशिया की तरफ प्लानड इकोनॉमी या कहेंगे स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी बनाई थी। बट सिंस 90 एग्रीमेंट encompassed a wide range of activities including the purchase of completed weaponry, joint development and production, and joint marketing of armaments and military technology। और इंडिया ने भी अपनी इकोनॉमी को ओपन किया 90s के बाद। हमने भी प्राइवेटाइजेशन को और जॉइंट एफर्ट्स को, टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया। Both countries signed a defense deal worth $2.9 billion during President Putin's visit to India in December 2012। तो 2012 में अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट पुतिन जब इंडिया आए थे तो उनके साथ हमने 2.9 बिलियन का डील भी किया। इकोनॉमिक रिलेशंस, emergence of new states, नई स्टेट्स आई। द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक लेड टू द एमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज। नई कंट्रीज वजूद में आ गई विद देयर ओन autonomous choices and aspirations. Many of these states, especially the Baltic and East European states, wanted to join the European Union and North Atlantic Treaty Organized NATO। तो इन सब बहुत सारे देशों ने जो है नेटो को ज्वाइन किया या तो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया। इससे पहले ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने भी नेटो या यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया। Along with these states, the Central Asian republics also wanted to continue their intimate ties with Russia while paving for closer ties with US, China, Western Europe and other states। और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, जो हालांकि रशिया के साथ ही उनकी रिलेशंस, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने भी अपने रिलेशंस को और बढ़ाया चाइना के साथ, रशिया, यूएसए के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। तो collapse of bipolarity therefore witnessed the emergence of new players each with their own identity, interest, economic and political problems। तो इस तरह से जब ये सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ और इनको गुलामी से नजात मिली, तो इन्होंने अपने इंटरेस्ट्स के लिए, अपने इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए अपनी तरह से जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया। तो दीज आर सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो ये कुछ इसके थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे।
और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। इंशाल्लाह हम और भी मज़ेदार वीडियोस आपके साथ लाएंगे। ख़ास तौर से जो हमारे 11th और 12th के बच्चे हैं, इनके लिए हम और भी कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए काम आती है वो इनके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।